Hello and welcome everyone to Boat Prep. Today in this lecture we are going to start with a series of biology lectures for class 10th. The first is lecture में we are going to start with a chapter how do organisms reproduce. तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट विल गेट इनटू कि हमारा बोर्ड में एक पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का, देन हमारा ब्लूप्रिंट कि हमारा कौन कौन से चैप्टर्स हैं बायो के एंड ऑल्सो कितने कितने मार्क्स के आएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की प्रिपरेशन में, बिकॉज सिर्फ चैप्टर पढ़ के चले जाना इज नॉट इनफ. चैप्टर आप एक स्ट्रैटेजी से पढ़ो कि कितने मार्क्स का मेरा चैप्टर आ रहा है, मुझे उसमें कितना फोकस इस टॉपिक के लिए करना है. ठीक है, 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आ रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेरा. ठीक है, यू आर वेरी वेल अवेयर कि आपके जो बोर्ड का पैटर्न है वो क्या है. पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, देन आपका जो पैटर्न है फर्स्ट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड योर केस बेस्ड क्वेश्चन. तो अगर ये पता होगा कि मेरे कौन से चैप्टर में से एक 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, कौन से में से मेरे मैक्सिमम एमसीक्यूज आने वाले, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड प्रेप में वी आर डूइंग दिस सेम थिंग ओनली. जो हमारी टेस्ट सीरीज भी है, वी आर गिविंग यू द फील ऑफ द बोर्ड एग्जाम. एग्जैक्टली सेम बोर्ड पैटर्न पे ही हमने क्वेश्चन जो फॉर्म करे हैं टेस्ट सीरीज में, दे आर देयर. तो आप boardprep.com पे जाके एक बार चेक कर सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज वी आर गिविंग. ओके, एंड इन लेक्चर्स में वी आर मेकिंग यू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो. तो फर्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बायो कितने मार्क्स की है 10th में एंड कौन कौन से चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है. देन विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ओके, एंड चैप्टर भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे. आई जस्ट स्टार्ट की कहीं ऐसे ना हो कि आप स्किप कर जाओ कि नहीं हम जो लास्ट वाला पढ़ना है, नहीं, ये वाला फर्स्ट पार्ट रहेगा. फर्स्ट पार्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देन इन सेकंड पार्ट विल बी मोर फोकसिंग ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 पार्ट्स में मैंने ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है. ठीक है, क्योंकि आप में थोड़ा सा पेशेंस कम रहता है स्टूडेंट्स में, दे स्किप एंड देन दे जंप टू द लास्ट पोर्शन. तो थोड़ा सा समझ के चलो. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है 10th की साइंस में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमारा पूरा आ जाता है. तो पूरी बायो हमारी कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की है. ठीक है, 25 मार्क्स में अगर हम इस तरफ वेटेज देखें ना, चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? 4 चैप्टर्स है. लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी. ठीक है, तो ये चैप्टर्स आने वाले हैं एंड इन चैप्टर्स का वेटेज अगर आप देखोगे तो लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 9 मार्कर का है. देन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लेस मार्क्स, 3 मार्क्स का है. रिप्रोडक्शन आपका आएगा जो आज हम कवर करने वाले, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स. एंड आपका हेरिडिटी एवोल्यूशन आपका पड़ेगा 7 मार्क्स का. ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना. ये वाला चैप्टर का डिवीजन है 9, 3, 6 एंड 7. इसमें भी फर्दर जो हम इस पर डिस्कस करेंगे द वेरिएशन कि आपका ना एमसीक्यू कितने आने वाले हैं, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स किस में से आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर्स किस में से आने वाले हैं. ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ. लाइफ प्रोसेस में से 2 MCQ, 2 वेरी शॉर्ट एंड देन यू हैव द शॉर्ट आंसर्स, ऐसे करके वेरिएशन है. एंड ऐसे ही सेम आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्योंकि लेस मार्कर है तो इसमें आपका एक तो वेरी शॉर्ट है जो 2 मार्कर का हो गया एंड एक आपका एमसीक्यू आता है. देन आज हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, ये आपका 6 मार्कर का है. इसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा जो 1 मार्कर है एंड एक डायरेक्टली 5 मार्कर क्वेश्चन दिया हुआ है. तो ईजी हो गया ना ब्रेकेज, चैप्टर भी मुश्किल नहीं लगने वाला है. अब बायो से वैसे ही बहुत लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या है बायो, हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के चलो. पता है कि जब यहाँ पे इतना लंबा चैप्टर हमें खींचना ही नहीं है कि हमें दो मार्कर का भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं. 5 मार्कर का क्वेश्चन है और अब थोड़ा और ईजी कर दिया है कि वो सब पार्ट्स में दे देते हैं. ठीक है, तो चैप्टर को थोड़ा सा डर के मत पढ़ो, ईजी कॉन्सेप्ट समझो एंड यू विल बी गेट थ्रू दिस बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये वेरिएशन था. अब इसमें वील जस्ट स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ये थोड़ा सा एक मुझे इंट्रो देना था कि ये चैप्टर्स हैं हमारे, हम इस तरीके से ना कवर करने वाले हैं. आज हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कवर करेंगे. इसमें पहले ही गो थ्रू कर लो. देखो सिंपल सा दे रखा है, पहले एनिमल एंड प्लांट्स में एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड हमें पढ़ना है. देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा तो करिकुलम अपडेट हुआ है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग. रिप्रोडक्टिव हेल्थ आया है, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ. वुमेन्स हेल्थ पे क्वेश्चन है. ठीक है, ऑल्दो इसमें केस बेस्ड वाला नहीं है, वरना केस बेस्ड वाला होता तो यहाँ से वुमेन हेल्थ से ही केस बनता है इसका. बट ठीक है, इसमें है ही नहीं कि हमें 5 मार्कर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है. डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. ऑल्सो इन द फ्लावर, ऑल्सो फ्लावर के पार्ट्स भी नहीं बनते हैं कुछ स्टूडेंट से. सो फोकस ऑन दैट. डायग्राम प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. अगर 5 मार्कर, अगर जो भी जो 4 मार्कर 5 मार्कर ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें डेफिनेटली डायग्राम आता है. एंड बायो इज इंपॉर्टेंट, जिसमें बायो में ये होता है ना कि मैं डायग्राम्स इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो.
तो ये मैंने समझा दिया, थोड़ा सा बस मुझे एक इंट्रो देना था। अब हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो वील बी स्टार्टिंग विद दिस। अब थोड़ा सा एक ना रिकॉल कर लेते हैं, एकदम से चैप्टर पे जंप नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन स्टार्ट विद द वर्ड ओनली कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट आवर ओन काइंड, ठीक है। बट इससे पहले थोड़ा सा एक ना 8th and 9th वाला हम थोड़ा सा एक चैप्टर को लिंकेज लेके चलते हैं कि हमने पहले सेल्स पढ़ा था, सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, वो पढ़े पहले, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द टिश्यूज ऑल्सो, देन द ऑर्गन्स, एंड देन हमारे जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है कि हमने उसमें लाइफ प्रोसेस हमने स्टडी करा, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखो सबसे पहले तो यही है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ये इसने वाई का एग्जाम्पल मतलब वाई का आंसर किया है कि वाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन होता कैसे है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मोड्स आर देयर, वो हमें एक एक करके इसमें पढ़ना है। अब उसे पढ़ने से पहले ना जंप कर जाओगे डायरेक्टली तो कुछ लिंक नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो आई वुड बेटर सजेस्ट कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉरी। सेल इमेजिन करो, सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन डीएनए या फिर हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ओन काइंड प्रिपेयर करना है, अगर जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर एक और ह्यूमन ही प्रिपेयर करना है तो ह्यूमन जैसा वर्क करना चाहिए। अब वर्क वो कैसे करेगा, जो उसमें सारे वही ऑर्गन्स होंगे, सारी वही फंक्शनिंग होगी, वो कैसे इंश्योर होगी, थ्रू दिस जेनेटिक मटेरियल। हमने पहले भी सेल्स वाले चैप्टर में, अगर 8th 9th में याद कर पा रही हो थोड़ा सा, तो यही चीज हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है, सेल का न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटीरियल, एंड दिस न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है ये चीजें। डीएनए में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें क्या बताती है कि पूरी हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल बी द हाइट, हेयर कलर, आई कलर, एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई इनबॉर्न जेनेटिक डिजीज भी है तो वो कहाँ से हमें पता चलती है, जीन से पता चलती है। जीन्स मतलब डीएनए से हमें पता चलती है, क्रोमोसोम से, क्रोमेटिन से हमें पता चलती है, ठीक है। तो अब जब हम रिप्रोडक्शन में जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस करना, अपने ही जैसा एक और बना देना, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। अब अपने ही जैसा बनाना है, उसे अपने ही जैसा काम करवाना है, तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए, जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए। तो इस जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज टू बी गेट ट्रांसफर्ड इनटू द अदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन इसे ट्रांसफर होना होगा, तभी इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब ह्यूमंस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी। हम अगर बोलते हैं ना कि हम डिफरेंट है, एनिमल से वी आर डिफरेंट, प्लांट से वी आर डिफरेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है, व्हाट इज द रीजन, दिस जीन्स आर डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि एनिमल हमें अलग दिख रहा है, ह्यूमन हमें अलग दिखता है, उनकी फंक्शन अलग होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग होता है। व्हाट इज द रीजन, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये एक बार ब्रीफ गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें क्या चीज है। रिप्रोडक्शन एट इट मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व द मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन कैसे बनेगा, थ्रू दिस जेनेटिक कंपोनेंट, थ्रू दिस डीएनए, क्रोमेटिन के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो ये अब इसे कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज लिखा है, इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन अगर मुझे सिमिलर चाहिए दूसरे जनरेशन में, इट हैज टू बी थ्रू दिस जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज एन इन्फॉर्मेशन सोर्स टू मेक प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा बाद में आता है। अब जो 10th के बाद 11th 12th में बायो लेने वाले हैं, दे विल बी स्टडिंग इन डीप। 12th में चैप्टर है इसका पूरा, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसक्रिप्शन पूरा आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना बेसिक समझो, जैसे अभी 10th के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है कि यही प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, यही आपका ट्रांसफर होगा आगे, एंड यही पूरी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, सपोज अगर ये डीएनए है, एक थोड़ा सा एग्जांपल, अब थोड़ा तो आपने पढ़ रखा होगा एक्स्ट्रा, आजकल तो इंटरनेट है तो फिर उसे रीड कर ही लेते हो, हमारे टाइम पे नहीं होता था, हमें सारी बुक्स के थ्रू करना पड़ता था। तो ATGC फेमिलियर साउंड कर रहा होगा, नहीं करेगा तो एक बार मैं बता देती हूँ। दीज आर वी कैन से एक कोड है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, उस कोड के थ्रू वी कैन फाइंड आउट कि कंप्यूटर क्या आउटपुट हमें दे रहा है। अगर कुछ आउटपुट हमें गलत मिल रहा है तो मतलब कोड में गलती है, राइट। तो जो भी हमारा पूरा डीएनए है वो इन 4 लेटर्स से ही बना है, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ एक बेसिक इंट्रो देना ताकि बात की चीजें समझ पाओ, ठीक है। और ताकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ,
ठीक है, डोंट वरी, 1 मार्कर क्वेश्चन एंड 5 मार्कर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन से पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, बट चैप्टर समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस में इसलिए जा रही हूँ ताकि वो बेसिक भी समझ में आ जाए, ताकि वो क्वेश्चन मार्क ना रह जाए, हैंगिंग ना रह जाए। ठीक है, अब ATGC है, इस पूरे में ना ये अगर DNA है, DNA स्ट्रैंड्स को हम थोड़ा सेपरेट करते हैं, लीनियर स्ट्रैंड्स ले लेते हैं। ATGC ऐसे पूरे में ना ये कोडिंग लगी होती है। ठीक है, अगर ये ATGC मतलब ये एक सीक्वेंस है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ मेरा आई कलर के लिए कोड कर रहा है एंड माई आई कलर इज ब्लैक, तो ये इस कोड की वजह से है। अगर ये कोड में से T हट जाता है एंड कोई G लगा देती हूँ, लगेगा ATGC में से ही कुछ, बट A के बाद T ना आके A के बाद डायरेक्टली G आ गया, तो माई आई कलर विल चेंज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मतलब समझ में आ जाएगा बाद में कि मैम इतना क्यों समझा रही हैं, ATGC पे अभी से क्यों जा रही हैं जब हमारे उसमें कोर्स में है ही नहीं, समझ में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन चेंज होने का मतलब ही बताया मैंने, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी कैसे। ठीक है, DNA का ना लेंथ कम होगा ना कुछ और होगा, वो म्यूटेशन वर्ड होता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये समझाया कि इन्फॉर्मेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, एक कोड होता है, अगर वो कोड चेंज हो गया, वो जो इन्फॉर्मेशन बेयर कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी। अ स्मॉल लेटर कैन चेंज द इन्फॉर्मेशन इन योर बॉडी। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइंस। ठीक है, अब ये हमने क्यों पढ़ा, रिप्रोडक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, बट अगर ह्यूमंस में, एनिमल्स में या प्लांट्स में अगर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, वी फाइंड कि ये तो वेरिएशन है। वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स। हम एग्जैक्टली सिमिलर, उनसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते, क्लोन्स नहीं है हम उनके। ठीक है, क्लोन नहीं है, वी हैव सम वेरिएशन। तो अगर मेरा ये आई कलर ब्लैक था लेकिन G आने की वजह से अगर मेरा आई कलर ब्राउन हो गया, तो ये चेंज क्या हार्मफुल है? नहीं, ये चेंज हार्मफुल नहीं है, इट्स अ वेरिएशन। ठीक है, आई कलर अगर मेरा चेंज हो जाएगा कुछ हार्म नहीं है, इट्स अ वेरिएशन, मैं डिफरेंट हो गई दूसरों से। ठीक है, तो ऐसे ही जो चेंजेस होते हैं ना, जो हार्मफुल नहीं है, जो DNA में चेंजेस आ रहे हैं विच आर ब्रिंगिंग सम डिफरेंट आउटपुट एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द वेरिएशंस। ठीक है, दे आर द गुड म्यूटेशंस वी कैन कॉल इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है ये वाला NCERT कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट देयर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? एग्जैक्ट कॉपी बनता है? तो देखो हमारे पास 2 मोड हमें पढ़ने हैं, एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड। अब इसका सिंपल वर्ड ये है, एसेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वेदर फीमेल मेल आप कुछ भी मान लो। एंड हियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और ऑपोजिट जेंडर, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए। वाई? क्योंकि हमें मेल की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, फीमेल की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एंड देन वी आर क्रिएटिंग सम न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब चाहे वो एनिमल में हो, प्लांट्स में हो, ह्यूमंस में हो, जब 2 ऑर्गेनिज्म, जब 2 लोग मिलकर कोई चीज बना रहे हैं, इट वुड बी डिफरेंट। अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं लेकिन डिफरेंट है दोनों से। ठीक है, तो वो क्लोन्स तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे डू ऑर्गेनिजम्स की जगह डू ऑल ऑर्गेनिजम्स कर दूं, देन दिस क्वेश्चन वुड मेक मोर सेंस कि अगर डू ऑल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट देयर ओन क्लोन्स? नहीं। तो आंसर डायरेक्टली नो है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट देयर ओन काइंड, तो यस, सम ऑर्गेनिजम्स क्रिएट देयर ओन काइंड, जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड अंडरगो करते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, इस लेक्चर पार्ट में हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, तो विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। ये एक ब्रीफ था, जो NCERT का चैप्टर पढ़ोगे स्टार्टिंग में जो पैरा दे रखा होता है उसका मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने बताया कि वेरिएशंस आ रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। फ्रेकल्स, फादर के पास फ्रेकल जीन है एंड मदर के पास फ्रेकल जीन नहीं है, तो उनका क्लियर स्किन है, यहाँ पे फ्रेकल्स आर देयर। ठीक है, एंड चाइल्ड पे भी फ्रेकल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां से जीन भी ट्रांसफर हुआ, यहां से भी जीन ट्रांसफर हुआ, बट जो फ्रेकल जीन था, जो पेरेंट, जो फादर का जीन था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इसके चाइल्ड के पास भी देयर आर फ्रेकल्स, तो वेरिएशन है। ठीक है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर एंड द वेरीड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फाइन, तो अब ये क्वेश्चन है NCERT का कि आर दीज वेरिएशंस इंपॉर्टेंट? ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? तो देखो इसका बहुत एक सिंपल सा लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो कुछ लोग आपको बहुत इमीडिएटली बीमार होते दिख जाएंगे कि नहीं बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो गया। ठीक है, एंड कुछ लोग होंगे जो इतनी जल्दी नहीं होते बीमार।
एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इम्यून सिस्टम पे आ गया ये क्वेश्चन सीधे सीधे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो आप जल्दी बीमार पड़ गए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप इसलिए बीमार नहीं पड़े हो जल्दी, ठीक है, यू आर लाइक स्ट्रांग इनफ इंटरनली। तो अब ये क्यों है? अब इनका अगर हम लीनियज देखेंगे ना, लीनियज मतलब अगर बैकवर्ड जाओगे ना, फैमिली लीनियज पे जाओगे, तो हो सकता है कि ये जो वीक इम्यून सिस्टम है ये शायद फैमिली ट्रेट हो। ऐसा होता है ना कि घर पे तुम तो पापा पे गए हो कि पापा भी जल्दी बीमार पड़ते हो, तुम भी जल्दी बीमार पड़ते हो, ठीक है, या फिर पापा की आदत है तुम्हारी भी आदत है, या मम्मी पे गए हो, तो व्हाट इज दिस, सम ट्रेट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर वी हैव टेकन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट हैं, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का एक्सप्रेस हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है, हैं हम दोनों के ही, बट दोनों में से किसी एक का कोई एक पर्टिकुलर जीन, आई कलर किसी पेरेंट्स से मिलता है, हमारी आदतें किसी मम्मी से मिलती हैं, ठीक है, दूसरे पेरेंट्स से मिलती हैं, दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो वी आर द मिक्सचर, दोनों ही चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या आता है, इम्यून सिस्टम से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जल्दी समझ में आ जाएगा। अब एक का इम्यून सिस्टम वीक है, दूसरे का स्ट्रॉन्ग है। अब दोबारा से अगर थोड़ा सा और सीवियर कंडीशन हो जाए यहाँ पे, जो एक्चुअली में हो भी गई थी यहाँ पे, मतलब पूरे इंडिया में ही हुई थी जब कोविड आया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, जो लो इम्यून सिस्टम पे थे, जो एल्डरली एज में थे, अब बहुत इन्फेंट थे, उनमें क्या हुआ था, डेथ रेट हमने ज़्यादा देखा था। क्यों ज़्यादा देखा था? क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाए एकदम से ना, बहुत क्रिटिकल वी कैन से मेडिकल इमरजेंसी थी, बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग वायरस था वो, जो सबको अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, एंड आई गेस इट अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस कंट्री। किसी को थोड़ा सा कम हुआ, किसी ने घर पे अपने आप को क्वारंटीन करके ठीक कर लिया, कोई हॉस्पिटलाइज चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, ठीक है, एंड देयर वर डेथ ऑफ मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स, बहुत पॉपुलेशन वी कैन से वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ये बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बताने का कि जब कोई बहुत सीवियर कंडीशन आती है ना, बहुत सीवियर कंडीशन, तो वहाँ पे ये जो वेरिएशन है जो आपके जीन्स में, कि आप इस चीज़ को सह पा रहे हो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा बेयर आउट कर पा रहे हो। अभी इस वाली एयर कंडीशन में भी ना, जो अभी प्रेजेंट टाइम दिल्ली में हो रखी है, इसमें भी देयर आर मेनी पीपल जो नहीं बेयर आउट कर पा रहे, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, तो वो अपनी जगह भी चेंज कर देते हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स के टाइम पे, जो ये नवंबर दिसंबर वाला मंथ आता है, इस टाइम पे दे चेंज देयर प्लेस ऑल्सो, बिकॉज उनके लिए बहुत सीवियर कंडीशन है, ठीक है। बट अगर इमेजिन करो कि एक यही सपोज दिल्ली ही है बस, या पूरे अर्थ पे अगर सेम सीवियर कंडीशन आ गई, तो जितने भी वीक हैं वो नहीं रह पाएंगे, दे ऑल बी वाइप्ड आउट। और जो वेरिएशन थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग इनफ निकल के आए हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दे ऑल सर्वाइव। अब उनका सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है? एनिमल्स में कुछ एनिमल्स के इंडिविजुअल्स बच गए, कुछ ह्यूमंस के इंडिविजुअल बच गए, नाउ दे कैन रिप्रोड्यूस, रिक्रिएट देयर ओन काइंड, एंड देयर पॉपुलेशन विल सर्वाइव, देयर स्पीशीज विल सर्वाइव, ठीक है। तो स्पीशीज के कॉन्टिन्यूएशंस के लिए, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, व्हाई इज दिस वेरिएशन, आर दिस वेरिएशन इंपॉर्टेंट? यस। व्हाई दिस वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, डन। अब यहाँ पे भी यही चीज पूरी समझा रखी है दैट कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। मतलब अगर हम ह्यूमन है तो एक ह्यूमन ही आना चाहिए, कोई एप या फिर कोई मॉन्की नहीं पैदा होगा, क्योंकि उनके जीन डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक फीचर वो सेम रहेगा, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश। पर्टिकुलर नीश का मतलब क्या है कि ये एक मेरा एरिया है, ठीक है। हम ह्यूमंस ठीक है, ह्यूमंस का एग्जांपल, ह्यूमंस स्टे इन द सिटी एरिया वी कैन से, एंड जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं दे आर रिक्रिएटिंग देयर ओन काइंड्स, तो उनका भी पर्टिकुलर नीश वही रहेगा ना, फॉरेस्ट में ही रहने वाले हैं वो लोग। प्लांट्स, ट्रीज, इन सब पे ये लोग फीड करते हैं, इन सब पे इनके घर होते हैं, ये वहीं रहते हैं, ठीक है। दैट इज द नीश। नीश मतलब मेरा एक एनवायरमेंट, मेरा हैबिटेट, ठीक है। बाकी और पर्टिकुलर तरीके से नीश के बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ इस चैप्टर में भी नीड नहीं है। नीश का मतलब इतना समझो कि ये मेरा पर्टिकुलर हैबिटेट है, मुझे यहाँ रहना है। अगर मुझे यहाँ रहना है तो जैसे बाकी लोग रह रहे हैं तो मेरे अंदर भी वही सेम फीचर्स होने चाहिए जो मुझे यहाँ रहने में हेल्प करे। सिंपल इनफ। अगर मोंकी है, मोंकी के अगर लिम्स स्ट्रांग होने चाहिए टू क्लाइम ट्री टू ट्री, तो वो उसके जो रिक्रिएटेड मोंकी है उसमें सेम चीज आनी चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर डिश में रह पाए, ठीक है। तो बेसिक बॉडी डिजाइन विल बी देयर एंड वो उसे अलाउ करेगा कि उस पर्टिकुलर डिश में वो रह पाए। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। आ गया यहाँ पे कि अगर हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन काइंड विद वेरिएशंस, तो वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि अगर कोई भी सीवियर कंडीशन आई एंड
अगर सारे सेम हो, अगर सारे क्लोन हो, इमेजिन अगर सारे क्लोन है, ठीक है, जैसे अगर अमीबा है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, हम क्या करते हैं लैब्स में, क्या चीज होती है, बायोलॉजिस्ट ये चीज करते हैं कि दे ग्रो और दे वी कैन से कल्चर अमीबा और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर लैब कंडीशंस। तो वो पेट्री डिशेज होती है, उसमें वो ग्रो करते हैं उसे। अगर वो उसमें भी कोई सीवियर कंडीशन दे, सपोज कोई एक केमिकल दे दे जिस जो बहुत हार्मफुल है बैक्टीरिया पॉपुलेशन के लिए, तो क्या होगा, पूरी का पूरा जो कल्चर है ना जिसमें पूरी बैक्टीरिया पॉपुलेशन है, दे ऑल विल बी डेड, क्योंकि वो क्लोन्स बना रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए ही रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। If population of reproducing organisms was suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, ये है वो कंडीशन कि अगर एकदम से इमरजेंसी आ जाए, कोई एक बहुत हार्श कंडीशंस अगर आ जाए, देन व्हाट विल हैपन, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। ठीक है, however if some variations were to be present in few individuals of these population, there would be some chance of them to survive। जो अभी पूरा मैंने एक्सप्लेन करा ना, वो इम्यूनिटी एंड कोविड वाला एग्जाम्पल लेके, वही पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, एंड लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे यहाँ पे। अब माइटोसिस मियोसिस, ये मुझे क्यों एक्सप्लेन करना है, अभी तक चैप्टर हमने क्यों नहीं स्टार्ट करा ढंग से, ए सेक्शन पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, हम पहुंचेंगे, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि फिर अदरवाइज ये मुझे दोबारा से ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाना ही पड़ेगा। वहां पे पढ़ाना ही है, रिवाइज तो करवाऊंगी, बट यहाँ पे एक बार समझ लो ताकि ना अभी से ही क्लैरिटी मिल जाए कि हम क्या मतलब पढ़ क्यों रहे हैं ये वाला चीज। ठीक है, ये होती कैसे ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। अब हमने एक चीज पढ़ी कि डीएनए कॉपी होगा, डीएनए कॉपी होगा एंड वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब डीएनए कॉपी हमारा भी कॉपी होकर ट्रांसफर ही होता है नेक्स्ट जनरेशन में, बैक्टीरिया का भी कॉपी होकर ट्रांसफर होगा। स्टिल वो क्लोन्स बनाते हैं ना, हमारे में जो जनरेशन है वो वेरीड होती है, दे आर नॉट क्लोन ऑफ अस। ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन। जो सेल डिवाइड कर मतलब डीएनए कॉपी जो हो रहा है, सेल डिविजन जो हो रहा है, वो दो तरीके से होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा और मैं बीच में डाल देती हूँ, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाला कॉन्सेप्ट। बैक्टीरिया है या बहुत जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल मतलब एक ही सेल है, तो सेल का ही डिवीजन उनके रिप्रोडक्शन होता है। हमारा सेल का डिवीजन हमारे लिए रिप्रोडक्शन नहीं है, देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस फॉर आवर रिप्रोडक्शन। बट हियर जो बहुत सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए क्या है कि उनका खुद का सेल डिवाइड कर जाएगा तो वो रिप्रोडक्शन हो गया। हमारे में सेल इज डिवाइड अगर सेल कर रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इज डिफरेंट। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रीजन बीइंग कि बाद में इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो माइटोसिस मियोसिस दो चीजें होती है, देखो यहाँ पे ना एक अच्छा समझा भी रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्रोमोसोम काउंटिंग। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्यों बता देते हैं, क्योंकि देखो ए सेक्सुअल का मैंने बता ही दिया कि वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, एंड सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब सोचो अगर दोनों ही पेरेंट, सेक्सुअल का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दोनों ही पेरेंट कॉपी कर रहे हैं अपना डीएनए, मैं नंबर ले लेती हूँ, हम प्लॉइडी मान के चलते हैं, एन से मार्क करते हैं। ठीक है, तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम उसे मानते हैं 2n, क्योंकि हम हाफ ऑफ में डिवाइड करते हैं 23। ठीक है, तो 2n प्लॉइडी है 2n। ठीक है, ये दो इंडिविजुअल्स हैं। अब ये अपना कॉपी करेंगे, क्रोमोसोम नंबर से समझाती हूँ, इट वुड बी इजियर। देखो 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, मेल एंड फीमेल, वो मेल एंड फीमेल का साइन है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है। अब ये पूरा डीएनए अपना कॉपी कर देगा, इसके पास भी 46 आ गए, इसके पास भी 46 आ गए। ठीक है, डीएनए कॉपी हो गया, ये सेल है। हमें पता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर सेल्स फ्यूज टुगेदर। जो उनके स्पर्म एंड जाइगोट होते हैं, दे फ्यूज टुगेदर। ठीक है, जर्म सेल्स। तो यहाँ पे अगर ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये तो डबल हो गया, इसका डबल नंबर हमें नहीं चाहिए, वो सुपर ह्यूमन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक एलियन ही बन जाएगा। ठीक है, वाई वी सेइंग इट इज आर एलियन, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, वो स्टेबल ही नहीं होगा, सर्वाइव ही कर जाए, बहुत बड़ी बात है, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो क्रोमोसोम जो ये डबल हो गए हैं, दे आर कोडिंग फॉर समथिंग एल्स। वो यहाँ पे प्रेजेंटली उसके लिए होस्ट एनवायरमेंट दूसरा चाहिए हो। वी आर नॉट डिनाइंग, क्योंकि देखो बायो में जब बायोटेक्नोलॉजी में भी जाओगे ना, यू कैन नॉट डिनाई एनीथिंग।
चीजें पॉसिबल हैं, जैसे स्पेस, फिजिक्स जब पढ़ते हो स्पेस बहुत बड़ा है, कुछ चीज डिनाई नहीं कर सकते, आप ये कहते हो कि इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, तो सेम चीज हम बायो में बोलते हैं कि ये चीज इस एनवायरनमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, एंड वी एज अ ह्यूमन कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस थिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेल्स का क्रोमोसोम नंबर हाफ ऑफ करना पड़ेगा, ताकि जब ये दोनों सेल्स फ्यूज करे तो जाके हमारा 46 नंबर एग्जैक्टली नंबर क्रिएट हो, ताकि हम एज अ ह्यूमन ही पैदा हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अगर सारे ही बॉडी के सेल्स, हमारे सारे बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं एंड सबके पास अपना अपना डीएनए होता है, मतलब पूरा डीएनए, जब सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, सबके पास अपना डीएनए है, अगर सब हाफ हाफ कर देंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, बिकॉज हमें 46 क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए बॉडी वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्सुअल में जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पे एक डिफरेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व हो गया है कि आप में जर्म सेल्स विल क्रिएट, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स विल बी डिफरेंट, वहां पे आपके दो स्पेसिफिक cells will be created. For the males we call it a human sperm and for the female it is ovum. ठीक है, तो जब उनके पास हाफ ऑफ क्रोमोसोम होंगे, बाकी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ताकि हमारी बॉडी ढंग से फंक्शन करती रहे। एंड व्हेन दीज टू सेल्स, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है, व्हेन दे फ्यूज तो 46 क्रोमोसोम ही बनाए एंड द ऑफस्प्रिंग इज अ ह्यूमन, इज अ सेम काइंड। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, अब ये अगर मेंटेन्ड है, देखो यहां पे भी हम लेते हैं 46, दोनों चीज बता दी, वहां पे वो नंबर हाफ हो रहा है, मतलब 23 एंड 23। ठीक है, 23 था तो मिलके वो 46 बना दिया। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। हम्म, 46 है, और यहां से जब एक सेल के अंदर, और जब ये डिवाइड कर रहा है और यहां पे अगेन 46 क्रोमोसोम्स ही आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करके वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल बना रहा है, मतलब 46, कोई रिडक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, वो सेम डीएनए ने प्रोड्यूस करा उसने, दैट डिवीजन इज माइटोसिस। ठीक है, बट अगर हम मियोसिस में देखें तो 46 से व्हाट विल बी फाइंड आउट कि 23 एंड 23 चार सेल्स बनेंगे और वो हाफ हाफ होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब है इसका। ठीक है, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें इन्वॉल्व हैं, यही चीजें इन्वॉल्व हैं, हमारी बॉडी के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप ऑफ डिविजन हो रहे हैं सेल के, ये पूरी बॉडी सेल्स में, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में, फ्रॉम वेयर वी क्रिएट द स्पर्म्स एंड द ओवा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक ये था अटैक ऑफ क्लोन्स। यहाँ पे क्या है, माइटोसिस में ये एक सेल है, इसने डिवाइड करा और दो सेल बना दे जिसमें 46 क्रोमोसोम्स ही है। मतलब 46 तो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर 46 है। अब अगर बैक्टीरिया इससे डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया क्या है, एक सिंपल सेल है, एक ही सेल है, बताया ना, उनके सेल डिविजन ही रिप्रोडक्शन है। तो सेल ने डिवाइड करा दो में, दो सेल आ गए, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, हो गया उनका डिविजन। ठीक है, बट हमारे में दिस इज नॉट पॉसिबल, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन, फर्स्ट वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अपने जैसे उसने दो बनाए, ऐसे एक साइकिल तो यही होगी, उसके बाद ये दोनों सेल्स भी अंडरगो करेंगे एंड यहां पे दे विल क्रिएट हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। ठीक है, तो ये टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज गिवन। ये थोड़ा सा हमने पहले पढ़ भी चुके हो, मतलब सेल वाला का चैप्टर याद है 9th वाला, तो उसमें लास्ट में ब्रीफिंग दे रखी है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना था। अब हमारा चैप्टर हम पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल, देन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए सेक्सुअल क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो अब हमें याद करना पड़ेगा कि क्या चीज है, एक तो एमसीक्यू आने वाला है। अब एमसीक्यू के लिए देखो पूरा चैप्टर समझना तो इंपॉर्टेंट है ही, एमसीक्यू कहीं से ही बन सकता है। 5 मार्कर क्वेश्चन पर अगर हम जाएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही आता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें से ही आता है। फ्लावर का है, उसमें ह्यूमंस का है, उसमें डायग्राम्स भी गिवन है, उसमें से अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे टर्म्स हैं, कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस की डेफिनेशन है, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमें पढ़ना है ए सेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ए सेक्सुअल ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो यही है यहाँ पे, नॉट डीएनए इज इन्वॉल्व, तो थोड़ा सा एक जीएफ बना रखा है उन्होंने। चलो, अब देयर आर 2 मोड्स, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में 5 हैं। ठीक है, बहुत तरीके के
हमारा क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि फर्स्ट टाइप है सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सिमिलर तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना, टू ब्रेक समथिंग। ठीक है, अब काट दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया, फिजन ब्रेक। फ्यूजन क्या क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिजन हो रहा है। अब एक्चुअली रिप्रोडक्शन करना है, सेल को डिवाइड करना, डिवीजन का मतलब ही क्या होता है? फिजन, तोड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दो तरीके से फिजन हो सकता है। अगर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिजन है, क्योंकि दो नंबर, बाइनरी का मतलब ही होता है टू नंबर। ठीक है, तो अगर एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है दैट इज बाइनरी फिजन। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है लिशमानिया अमीबा। ठीक है, एंड अगर एक ही सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाए, जो कि बाद में जाके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो एक ही सेल डिवाइडिंग इनटू many cells, that is multiple fission. One cell dividing into two equal halves, that is binary fission. तो ये एक्चुअल में सेल डिवीजन ही है। अगर इस तरीके से देखोगे ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है ऑलरेडी, बट वो सेल्स हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि हम पूरा एक सेल है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्रोसेस हमारे अंदर होता ही रहता है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं, तो सेल डिवीजन ही इनके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, and that during the cell division that is known as the binary fission. ठीक है, दूसरा मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। तो अदर सिंगल सेल्ड organism such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. एक सेल many में डिवाइड कर, that is multiple fission. ठीक है, डॉटर सेल्स इसलिए बोलते हैं, देखो एक सिंपल एक ये चीज बनी हुई है कि there is the female which recreate the organism. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, that's the main we can say the main organism जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन को दे रही आगे, मतलब प्रोसेस इज कैरिड ऑन थ्रू द फीमेल ओनली। ठीक है, बिकॉज द फीमेल इज अ चाइल्ड बियरर। तो इसीलिए ये यहाँ पे एक बाय दैट वी कैन से बाय दैट फिनोमिना, यहाँ पे जो हम सेल्स का डिवीजन पढ़ते हैं एंड सेल्स का डिवीजन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म होते हैं डिवीजन के बाद उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज वो डिवाइड कर रहे हैं एंड दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड फर्दर एंड क्रिएट द न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उनका नाम डॉटर सेल्स होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दे दी। चलो नेक्स्ट पार्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट वर्ड से आए, एक फ्रेगमेंट क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा। ठीक है, अब ऐसी ही चीजें यहाँ पे हो रखी हैं, ये एक स्पाइरोगायरा, अगर वैसे देखोगे तो बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये एक स्पाइरोगायरा का बॉडी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या दिख रहा है? फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, तो ये फ्रेगमेंट है इसका। ठीक है, ये फ्रेगमेंट क्या है? एक तरह का सेल है, और इस सेल के अंदर बाकी सारे सिमिलर, जैसे हम सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, आपको इसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे, तो इट्स अ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के क्या होता है? यहाँ पे ऑलरेडी जब डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। जब एक अगर फ्रेगमेंट नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, अब ये फर्दर ग्रोथ स्टार्ट कर देगा अपनी। तो ये एक फ्रेगमेंट, अब ये बहुत सारी फ्रेगमेंट्स में कट डाउन हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि एक इक्वल हाफ में जाकर, नहीं, एक एक फ्रेगमेंट इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो वो है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा सिंपली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाता है, फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, दे ब्रेक, और जब ब्रेक हो गया तो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट इज केपेबल और वो एक न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड जब वो मैच्योर होगा, अगेन इट इज ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स, तो वो भी मैच्योर होने पे अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगा एंड वो फिर एक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो गया, जिसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। दीज पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। सिंपल इनफ। ए सेक्शन बहुत सिंपल है, पार्ट्स बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, एंड इनमें से हाँ पोटेंशियल है कि एक एक क्वेश्चन इसमें से मतलब एमसीक्यू का बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, रीजनरेशन इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं, बट देखो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर टूट गई तो वहां से उसमें कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट कर जाए। ठीक है, अब लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे एग्जांपल दे रखा है प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया बीच में से टूट गया या एक पार्ट इसका कट गया, तो वो पार्ट केपेबल है कि पूरा न्यू प्लेनेरिया बन जाए। बट क्या प्लेनेरिया वेट करेगा कि
कोई आके मुझे तोड़े या फिर ऑन मैचुरेशन या फिर कोई ऐसी कंडीशन आए कि एक पार्ट मेरा ब्रेक हो एंड देन वो पार्ट पूरा डेवलप हो एक ऑर्गेनिज्म में, नहीं। तो इसीलिए हम रीजनरेशन को कंसिडर नहीं करते हैं एज अ परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो एक पार्ट है, हम कर सकते हैं कंसिडर, क्योंकि प्लेनेरिया यही मोड शो कर रहा है। बट रीजनरेशन हमने हाइड्रा में भी देखते हैं, स्टारफिश में भी देखते हैं, बट वो अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करते हैं। हाइड्रा का अलग एक प्रोसेस है, बडिंग प्रोसेस, उसके थ्रू वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दे तो रखा है एसेक्सुअल के मोड में, बट ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन मेथड हम नहीं बोल सकते। व्हाई? एक सिंपल एग्जांपल, बिकॉज नो ऑर्गेनिज्म विल बी वेटिंग फॉर इटसेल्फ टू बी ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में, तब जाके हम न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल्स इज समहाउ कट और ब्रोकन, समहाउ बोला ना, समहाउ कट, तो वो कंडीशनल है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कंडीशनल नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन इज द वी कैन से मैंडेटरी प्रोसेस, जो होना ही होना है ऑर्गेनिजम्स में, ताकि जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहे। तो somehow there's a conditional cut or broken up into the many pieces, many of these pieces will grow into the separate individuals, ठीक है। सो वो कैपेसिटी है, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ठीक है। अब दिस हाइड्रा इज देयर, हाइड्रा का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? बडिंग। बट अगर ये कट जाता है तो भी दो हाइड्रा बन रहे हैं ना, तो वो क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज सेल्स हैं इसीलिए वो हो रहा है। एग्जाम्पल हम लिजर्ड का भी ले सकते हैं, लिजर्ड की जो टेल होती है उसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, अगर वहां से फ्रेगमेंट होता है तो एक टेल पीछे से थोड़ी सी रीजनरेट हो जाती है, बिकॉज उसकी टेल में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है। बट अगर लिजर्ड को बीच में से काटोगे तो पॉसिबल नहीं है, लिजर्ड विल बी डेड, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है। तो ये क्योंकि ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव स्पेशल सेल्स, इसलिए इसमें कैपेसिटी है कि रीजनरेट कर जाए। बट मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में अगर जाओगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। So regeneration is carried out by the specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells, and hence they are able to create a new organisms. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various types of cells and tissue. क्योंकि simple है, ज़्यादा complex cells and tissues नहीं form होते, तो easy है इनके लिए कि अगर cut हो जाएंगे तो अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे, रिक्रिएट कर लेंगे। बट अगर हमारी कोई बात करे, अगर हाथ कट जाएगा तो हाथ रीजनरेट नहीं होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी है, टिश्यूज जो फॉर्म हुए हैं वो दोबारा ऐसे फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट्स अ रीजनरेशन। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग वर्ड आया है बड से, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके उसी के सरफेस पे एक आउटग्रोथ आती है। आउटग्रोथ क्या होती है? बड। वो बड अपने आप को ग्रो करती है एंड देन, अब देखो दो प्रोसेस हैं, दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे रखे हैं, हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। दोनों में ही बडिंग वी कैन सी। अब इसमें देखो एक छोटी सी आउटग्रोथ यहाँ पे आई, दिस इज द बड, एंड थोड़ा सा ये ग्रो करेगा कि थोड़ा इतना हो जाए, सफिशिएंट एनर्जी एंड सेल्स इसके अंदर आ जाए कि जब ये डिटैच हो जाए अपने पेरेंट हाइड्रा से और सॉइल पे जाके ग्रो करना स्टार्ट करे, तो वो ग्रो कर पाए एक मैच्योर हाइड्रा में, ठीक है। तो दे आर अगेन द स्पेशलाइज सेल्स, इसके थ्रू एक बड फॉर्म हो रही है एंड दे आर एबल टू रिक्रिएट इट, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है? देखो ईस्ट है, एक सिंगल सेल, अगेन इसके सरफेस पे एक बड आई पहले, नाउ बड इज ग्रोइंग 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 एंड ये फिर डिटैच हो जाएगी। ईस्ट में दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो डिटैच हो जाएगी, इंडिविजुअल सेल अपने आप को ग्रो करता है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ये बढ़ रहा, ये अटैच ही रहती है पेरेंट के साथ, और फिर इसी के ऊपर, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है सेल, तो इसके ऊपर एक और बड आ जाती है, एंड ऐसे करते करते दे फॉर्म द कॉलोनी। टू थिंग्स आर देयर, बट डिटैच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वी सी कॉलोनी वाला फेज जो फिनोमिना है हम ईस्ट में देखते हैं, वाइल इन हाइड्रा वी सी कि हाइड्रा थोड़ा सा बड को ग्रो करता है एंड वो जो बड है डिटैच कर लेती है पेरेंट हाइड्रा से एंड वो जाके सॉइल में फिर अपने आप को खुद से ग्रो करती है, दैट इज अ बडिंग प्रोसेस। तो आउटग्रोथ ऑन अ स्पेसिफिक साइट, अब इसके लिए तो भाई स्पेसिफिक साइट है, क्योंकि थोड़ा सा ये इसके कंपेरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक स्पेसिफिक साइट पे अपनी ग्रोथ करेगा, मतलब बड की ग्रोथ आती है। ये ईस्ट एक सिंगल सेल है, आप नहीं पता लगा पाई कौन सी इसकी स्पेसिफिक साइट है, एंड देयर इज नॉट सच अ स्पेसिफिक साइट, वो सेलुलर सरफेस है वैसे भी, तो यहाँ पे कहीं भी इसकी एक ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. This was the budding process. ठीक है, इजी जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा।
डिफिकल्ट तो सब लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगता है, बिकॉज उसमें प्लांट का भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ह्यूमंस का भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, एंड थोड़ा सा उसमें ट्रिकी टर्म्स भी आ जाती हैं जिनसे मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आप जाके हमारी बोर्ड प्रेप की भी टेस्ट सीरीज देखोगे तो उसमें भी हमने यही पैटर्न फॉलो करा है। ठीक है, एक तो पूरा पैटर्न ही फॉलो हुआ है कि एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, उसी सेम फील के साथ आपको एग्जाम देने का मतलब मिलेगा मौका। ऑल्सो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी हमने वही रखे हैं टू मैच द बोर्ड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है उसके साथ। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या आ रहा है, दिख रहा होगा प्लांट्स आ रहा है, वेजिटेटिव तो प्लांट का नाम आ रहा है इसमें अभी तो, लेकिन जब स्टार्ट करे तो मैंने बताया था कि प्लांट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, तो प्लांट दोनों केस में आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है प्लांट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करते हैं ए सेक्सुअल पार्ट में कैसे करता है ये रिप्रोडक्शन। तो पार्ट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, जैसे लीव्स का ब्रायोफाइलम वाला है ये। ठीक है, तो इसके पास ना एक छोटी सी बड आ जाती है यहाँ पे, एंड दैट ग्रो, बड सर्फेस पे ग्रो कर रही है, थोड़ी सी रूट्स भी शो होने लगती है, एंड फिर ये बड डिटैच होकर नीचे सॉइल में गिरेगी तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। दैट्स अ कैपेसिटी ऑफ दिस ब्रायोफिलम प्लांट, ब्रायोफिलम लीफ, बट नॉट नेसेसरीली कि सारे प्लांट्स ऐसा कर लेते होंगे। तो अगेन स्पेशल प्लांट्स, कुछ डिफरेंट प्लांट्स है जिसमें ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो ये प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला। ठीक है, बाकी सब में नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने लीफ का देख लिया। एक और आता है, अगर जैसे रूट्स एंड स्टेम का अगर हम पढ़ रहे हैं कि रूट्स के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं या फिर सिर्फ स्टेम के थ्रू ग्रो होता है, तो स्टेम वाला कैसे होता है, देखो जैसे एक प्लांट है, ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है, अब मुझे सिमिलर प्लांट चाहिए। याद रखना हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो बड है जो ग्रो करेगी न्यू ब्रायोफिलम प्लांट में, तो वो एग्जैक्टली सेम होगी जैसे ये लीफ, मतलब जिस प्लांट की लीफ थी एग्जैक्टली वही कॉपी रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जब सेक्सुअल पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा कि हाँ वेरिएशन आ रहा है प्लांट में। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये प्लांट है मेरा पूरा, इसमें एक ब्रांच मैंने लिया और सॉइल के नीचे ले लिया, वहीं से सॉइल के नीचे अच्छे से दबा दिया। अब कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये एक्चुअल में क्या था, ब्रांच था इस प्लांट का, पेरेंट प्लांट का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके यहाँ पे रूट्स ग्रो होना स्टार्ट होगी, रूट्स बननी स्टार्ट होगी। जब रूट्स आ रही है मतलब एक न्यू पेरेंट बनने की इसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ टाइम बाद ये क्या दिखेगा आपको कि ये एक न्यू ही प्लांट बन चुका है, इसके पास खुद की रूट्स, खुद के स्टेम्स एंड अपना ब्रांचेस आ चुकी है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली इस पेरेंट के क्लोन होगा, एग्जैक्टली सिमिलर ट्रेट्स शो करेगा ये। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना कि हमने ब्रांच को सॉइल के नीचे ले लिया, दैट इज द लेयरिंग प्रोसेस, हमने एक लेयर क्रिएट कर दिया, लेयरिंग प्रोसेस। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या है, एक प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, जैसे हम रोज में कर देते हैं ये वाला, आई एम टेकिंग रोज प्लांट 1 और उसका मैंने स्टेम को इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है, मतलब एक चीज इंसर्ट करने के लिए पॉइंटेड, मैंने डाउनवर्ड्स पॉइंटेड इसे कट कर दिया। ठीक है, दूसरा रोज प्लांट लिया, इसकी जो स्टेम कट करी है उसे इस तरीके से कट करा है, स्टॉक एंड स्किया इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो वो नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ ये वाला ग्राफ्टिंग प्रोसेस, लेयरिंग प्रोसेस छोटा सा ही दे रखा है। तो अब इस पार्ट को हम यहां पे अटैच कर देते हैं एंड वी बाइंड इट टाइटली, बहुत टाइटली बाइंड कर देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, ये इस तरीके से ऐसे शो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये ठीक है, और यहां से हम इसे बाइंड कर देंगे, पूरा बाइंड कर दिया। अब ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी तो कटिंग है, तो कुछ टाइम बाद इट विल बी अ फुल प्लांट। अब ये हमने क्यों किया, ये रोज प्लांट 2 है, ये रोज प्लांट 1 है, इसमें एक तरीके के फ्लावर्स है, इसमें दूसरे तरीके के फ्लावर्स है, मुझे दोनों साथ में चाहिए, एक प्लांट में कंबाइंड चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स को कट करा, ब्रांच को इस तरीके से, एंड ग्राफ्टिंग प्रोसेस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ प्लांट। सिमिलर रहेंगे, क्लोन्स वो भी रहेंगे, कुछ उसमें वेरिएशन नहीं आ जाएगा, बट हमें दोनों मिल जाएंगे एक जगह पे। ठीक है, सो दैट्स इज द थिंग विद द ग्राफ्टिंग। ये लेयरिंग प्रोसेस हो गया, वो ग्राफ्टिंग हो गया। तो ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ये जल्दी ग्रो होते हैं इस तरीके से, सीड से ग्रो नहीं हो रहे, सीड से ग्रो होने में टाइम लगता है,
बट अगर लेयरिंग प्रोसेस कर दोगे, ग्राफ्टिंग प्रोसेस कर दोगे, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जल्दी ग्रो हो जाएंगे, टाइम इनमें कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो फिनोमेना है प्लांट्स जो शो करते हैं, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल जो सजाने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए होता है। जो हम फ्लावर्स भी सजाते हैं, फ्लावर प्लांट हम लगाते हैं, रोज प्लांट लगा रहे हैं, जैस्मिन प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके लिए वी यूज दिस काइंड ऑफ प्रोसेस बिकॉज इससे जल्दी ग्रोथ होती है। तो एडवांटेज अगर कोई पूछे कि हम क्यों ही कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, हम क्यों ही बनाते हैं, बिकॉज वो जल्दी ग्रो होते हैं। सीड से ग्रो करोगे बहुत टाइम लगेगा, इससे क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है। अब वन मोर थिंग इज गिवन हियर जो कि है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, देखो हम अलग से कल्चर कर रहे हैं। अभी तक हम जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ के आए ना पीछे की, ग्राफ्टिंग कर दिया, लेयरिंग कर दिया, या फिर ब्रायोफाइलम की बड से ग्रो हो रहा है, या किसी की स्टेम्स या किसी की रूट से कुछ भी हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या था, वो नेचुरल कंडीशंस में हो रहा है एंड वो खुद से हो रहा है। आप उसमें कुछ अलग से नहीं क्रिएट कर रहे हो, कोई मटीरियल नहीं दे रहे हो। ठीक है, बट यहाँ क्या है, हम लैब कंडीशंस में आधा प्लांट पहले ग्रो करते हैं। ठीक है, लैब कंडीशंस में कैसे करोगे, पहले तो सेल चाहिए होगा प्लांट का, तो हम जाके रूट से लेके आएंगे। रूट से क्यों, क्योंकि रूट्स ग्रो करती हैं, बाद में पढ़ोगे रूट की टिप एंड शूट की, जो ग्रोइंग शूट की टिप होती है उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, ग्रोथ सेल्स होते हैं। तो ग्रोथ सेल्स ही रिक्वायर्ड है आपको यहाँ ग्रो करने के लिए। अगर नॉर्मल ब्रांच का सेल ले आओगे तो यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, वो मैच्योर सेल्स हैं। हमें न्यू यंग सेल्स चाहिए जो ग्रो कर पाए, तो हम रूट की टिप से लेंगे। रूट की टिप से हम सेल्स लेके फिर एक पेट्री प्लेट में न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे सारे। ठीक है, एक हम कल्चर बनाएंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड है प्लांट को ग्रो करने के लिए वो हम इसमें डाल देंगे, एंड वील ऑल्सो इंसर्ट आर सेल्स टू इट। ठीक है, कुछ टाइम बाद वील फाइंड कि ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलिस, उसका नाम क्या है, कैलिस। अब कैलिस में थोड़े देर टाइम बाद कि हमें अब हार्मोन्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, प्लांट का डेवलपमेंट चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। अभी तो वो एक एक सेल थे तो हमें ग्रुप ऑफ सेल्स बनाने थे, वो बन गए। अब नाउ वील अगेन चेंज द मीडियम, जिसमें हम ज्यादा हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट करके रखेंगे ताकि वो डिफरेंशिएट हो पाए प्लांट। तो प्लांट यहाँ पे क्या बन जाता है, अब प्लांटलेट। जो ग्रुप ऑफ सेल्स था, जो कैलस था, वो एक छोटा प्लांटलेट बन जाता है। ठीक है, वो प्लांटलेट फिर बाद में ग्रो करेगा एक मैच्योर प्लांट में। अपने नेचुरल कंडीशंस में भी उसे डाल सकते हो, बाकी एक नर्सरी में भी रख सकते हो, जो कि जिसमें हम एनवायरनमेंट को ना कंट्रोल रखते हैं कि ज़्यादा सनलाइट ना आए, इतनी ही टाइम तक आए, 2 घंटे की 3 घंटे, जो भी मतलब रिक्वायर्ड है उस प्लांट के लिए उतना ही रखा जाता है बस। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर क्यों बताया, अगेन अ टेक्निक टू क्रिएट द क्लोन। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो नेचुरल कंडीशंस में ना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। अगर नेचुरली सॉइल में रखा हुआ है तो जितनी सनलाइट पड़ रही है, जितनी देर तक पड़ेगी, उतना उसे मिलेगा ही मिलेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वही वो इनटेक करेगा। यू कैन नॉट कंट्रोल द न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, बट हियर इन टिश्यू कल्चर वी कैन कंट्रोल। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट खुद दे रहे हैं, यहाँ पे वी आर हार्मोन्स जो हम डाल रहे हैं वो हम खुद इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में है कि हमें कौन सा हार्मोन ज़्यादा देना है, कौन सा हार्मोन कम देना है, किस तरीके का हमें ट्रेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब आप नेचुरल कंडीशंस में कर रहे हो, इमेजिन जब ये प्लांट है पेरेंट प्लांट, सपोज इस पेरेंट प्लांट को कोई डिजीज है, आपने लेयरिंग प्रोसेस कर दिया, एग्जैक्टली क्लोन आएगा तो सेम डिजीज उसमें भी आएगी। डिजीज से तो वो फ्री नहीं हुआ, बट अगर आपको डिजीज फ्री प्लांट चाहिए और एग्जैक्टली सेम यही चाहिए बिना वेरिएशन के, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगेन इसी की रूट का सेल्स लो एंड स्टार्ट विद टिश्यू कल्चर। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे डिजीज फ्री बनाना है, तो यू विल बी इंजेक्टिंग सम पर्टिकुलर केमिकल्स एंड हार्मोन्स ताकि वो डिजीज फ्री बन जाए, एक स्पेसिफिक उसमें ट्रेट आ जाए। बट क्योंकि सेल हमने किसका लिया था, उस पेरेंट प्लांट का, तो वो सिमिलरली पेरेंट प्लांट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो करेगा, उससे कुछ अलग शो नहीं करेगा। तो टिश्यू कल्चर हम अपने डिजायर्ड ट्रेट्स ले सकते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। New plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of the plant. अब वो root tip भी हो सकती है, shoot tip भी हो सकती है। The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly and they form a small group of cells that is callus. ठीक है, callus को फिर हम plantlet बना देते हैं। तो callus is transferred to another medium containing hormones for the growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into the mature plants. सॉइल हमारा नेचुरल सॉइल भी हो सकता है, बाहर आपने फील्ड में डाल दिया उन्हें, अदरवाइज आप नर्सरी में भी रख सकते हो, वहाँ पे भी सॉइल होता है, दे आर वेरी प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड एरिया, वहाँ पे आप इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, सो बोथ थिंग्स कैन बी डन।
यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। ये एक स्मॉल ट्रेट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ कि डिजीज फ्री ट्रेट आप ले सकते हो, आप और भी ट्रेट ले सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है टिश्यू कल्चर, आप कुछ भी इससे बना सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे, 12th वाले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं यूजली, एंड एक बहुत अलग ही सब्जेक्ट होता है बायोटेक, तो उसमें भी स्टडी कि हम किस किस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं जो नेचुरली पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। दिस टेक्निक इज नोन कॉमनली यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अगेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर बनाने हैं तो वी यूज टिश्यू कल्चर ऑल्सो। ठीक है, आई होप टिल नाउ अब तक सब चीज समझ में आ गई है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ये है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कुछ नहीं, छोटे से सेल्स होते हैं अगेन। ठीक है, वो आपको देखो डस्ट टाइप का दिखेगा, अगर पॉलन किसी ने देखा है, फूक मार तो वो उड़ जाते हैं, दिस वेरी स्मॉल डस्टी पॉलन टाइप। तो ऐसे ही स्पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड जहां भी गिरेंगे वहां वो एक स्पोर से ही पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पे वही दे रखा है, अ टाइनी बॉब ऑन स्टिक। बॉब ऑन स्टिक जैसे ये है, ये हाइफा है, ये स्टिक हो रखा है यहाँ पे सबस्ट्रेटम पे, एंड दिस इज द स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम में क्या है, स्पोरेंजियम कवर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। ठीक है, वो बहुत सारे स्पोर्स क्या, सेल्स हैं बेसिकली, टाइनी सेल्स। तो जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट होगा तब जाके ये स्पोर्स रिलीज होंगे, और वो कब होगा, फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मतलब कोई बाहर हार्श कंडीशंस नहीं है कि स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट हो चुका है, स्पोर्स बाहर जा रहे हैं, स्पोर्स मर गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट जहां जहां वो सॉइल पे गिरेंगे, एंड दे विल बी ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है, राइजोपस का एग्जाम्पल लिया था हमने, are involved in the reproduction. Blobs are the sporangia, ये sporangia है, which contains the cells of the spores that can eventually develop into the new rhizopus individuals. ठीक है, अब देखो स्पोर्स में क्या है, जब हम पढ़ते हुए आए थे बाइनरी फिजन हुआ, एक सेल दो में डिवाइड हुआ, थोड़ा टाइम टेकिंग तो है। ठीक है, एक सेल मेनी सेल्स में डिवाइड हुआ, वो भी अच्छा प्रोसेस था। फ्रेगमेंटेशन हुआ। ठीक है, स्पोर्स में क्या है, एक ही छोटा सा बॉब मान सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। जब ये बर्स्ट आउट होगा ना और बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होंगे, what will happen, many individuals will be formed, many individuals will be growing in the environment. ठीक है, तो बहुत सारे स्पोर्स क्यों बनाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है जब ये रिलीज आउट हो रहे हैं और इस प्रोसेस में कि सॉइल में जाना है, वहां पे फिर ग्रो करना है, उसमें से कुछ स्पोर्स रह भी सकते हैं जो ग्रो ना कर पाए, इसीलिए दे क्रिएट मोर नंबर ऑफ स्पोर्स। जब एक सेल डिवाइड कर रहा था, एक सेल दो में डिवाइड कर गया, वो परफेक्ट डिवाइड कर गए, एंड दे बोथ आर सर्वाइविंग ऑल्सो। यहाँ पे दे आर नॉट कन्फर्म। ठीक है, स्पोर्स अगर बाहर गिरेगा तो जरूरी नहीं है कि जितना का 1000 स्पोर्स गए हैं बाहर तो 1000 के 1000 ही ग्रो कर जाएंगे, नहीं, बट हाँ उसमें से कुछ हंड्रेड्स मर भी जाएंगे, बाकी के ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई जो हार्श कंडीशन से नहीं पता होती कहाँ तक जाएगा उड़ के स्पोर, तो दैट्स अ थिंग कि वो बहुत सारे स्पोर्स क्रिएट करता है। Spores are covered by a thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. तो वो ऑलरेडी वो भी कवर्ड होते हैं, बट अगेन अगर हार्श कंडीशन है तो उनकी इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती वॉल की वो ग्रो कर पाए उसके आउट ऑफ बी। ठीक है, तो दिस वाज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स आर नथिंग बट द सेल्स, एंड दे विल बी रिलीज्ड आउट, मॉइस्ट सरफेस पे जाएंगे, दे विल बी ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, regeneration, then you have this vegetative propagation and the spore formation. ठीक है, budding वाला भी process था। So this was all about the asexual reproduction. ठीक है, अब ये कुछ in between questions होते हैं, तो एक बार go through करना, बहुत easy question है, हमने यहाँ पे सब चीज डिस्कस कर ली है, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, एंड अगर इसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर में। ओके, so till then keep revising, keep learning, and we'll meet in the next lecture जिसमें हम sexual reproduction start करेंगे, and we'll complete that lecture in that. पूरा 1 chapter आपका हो जाएगा, you can revise this multiple times से revise करो and practice the questions, that is most important. Okay, thank you.